के पिता के माथे पे मुश्किल से 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन हो, तो वो खेती करके अपने परिवार को कैसे पालन कर सकता है, एक बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्ट्रगल भरी ज़िंदगी से हमने व्यतीत किया है। हालाँकि मेरे पिताजी ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलने दी कि हाँ, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये दिल में कसक ज़रूर रही कि जो अदर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं या कॉलेज लाइफ़ व्यतीत करते हैं, वो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया कि हाँ, मैं भी कॉलेज लाइफ़ मतलब व्यतीत करूँ या किसी अच्छे स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण करूँ। जी। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज़। हर एक पिता का, माता-पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा अपने जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करे और एक गरीब परिवार से, एक छोटे से गाँव से निकलकर कोई लड़का अगर कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है, तो सिर्फ़ माता-पिता के सपने ही नहीं, गाँव टोला, जिला, जवार सबका नाम रोशन करता है और सबको उस पर गर्व होता है। अभी रीगा गाँव के रोशन कुमार जी के साथ हम बैठे हैं। ये अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपने काबिलियत के दम पे, कई संसाधनों के अभाव में। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं इनके स्ट्रगल के दौर के बारे में। बहुत-बहुत स्वागत है रोशन जी हमारे चैनल पे आपका। जी, आपका भी धन्यवाद, जो आप लोग यहाँ पे आएँ और हमसे हमारी स्ट्रगल की कहानी हमारे माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से लोगों को सुनाएँ। इसलिए आप सभी टीम की, सीतामढ़ी की आवाज़ टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका नाम तो जनता को बता दिए, देखने वालों को। हम जानना चाहेंगे आपके पिताजी का नाम क्या है? आप रीगा गाँव के कौन से वार्ड और कौन से क्षेत्र के रहने वाले, ये भी बता दें। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री राम विनय सिंह है और मैं रीगा प्रथम पंचायत के वार्ड नंबर 8 श्री रामपुर टोला का निवासी हूँ। अच्छा, अभी आप जीएसटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये कौन-सा जॉब होता है? आप कृपया स्पष्ट करें। देखिए, जीएसटी भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये विभाग है, जिसके अंतर्गत जैसे एक इनकम टैक्स होता है, तो वो हो गया। अब भारत सरकार को आप डायरेक्ट रूप से जो टैक्स पे करते हैं, और जीएसटी हो गया जिसके माध्यम से आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो हम लोग भारत सरकार के अप्रत्यक्ष कर में जुड़े हुए हैं, जिसमें सीमा शुल्क या कस्टम और एक्साइज़ और जीएसटी, ये तीनों हम लोग के विभाग में ही आता है। जैसे आप बॉर्डर से रिलेटेड हो गए या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं, तो बस हम लोग उसी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, इस जॉब के लिए कौन-सा एग्ज़ाम क्लियर किया है आपने? इस जॉब के लिए एसएससी इसकी एग्ज़ाम लेती है, एसएससी, सीजीएल। सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल पे वो एग्ज़ाम लेती है, और उसमें कई सारे पोस्ट है। उसमें आपको इनकम टैक्स, ऑडिट और एक्साइज़, सेंट्रल एक्साइज़, सीबीआई, ये सारे पोस्ट उसमें आते हैं। वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जैसा रैंक रहेगा, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेंगे। चलिए, एसएससी, सीजीएल क्लियर करने से पहले आप कोई और जॉब भी कर रहे थे, उसके बारे में एक बताइए हमें? जी हाँ, 2014 में मैंने 12th पास आउट करने के पश्चात ही मैंने एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम क्रैक किया था। कर्नाटका बेलगाम में हमारी ट्रेनिंग थी, बट हमारा ड्रीम कुछ और था। मैं देखा कि अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ तो मैं अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाऊँगा, जिसकी वजह से मैंने उसे लीव किया और उसके पश्चात मैंने अपने ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन तैयारी की, और ग्रेजुएशन पास आउट करते ही बिहार एसएससी के माध्यम से मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में गया, जो अपने ही सीतामढ़ी ज़िला में मैं पोस्टेड था, सोनबरसा ब्लॉक में मैं था। वहाँ मैं देख रहा था, और उसी एग्ज़ाम के पढ़ाई और जॉब दोनों के दौरान मैंने प्रिपरेशन जारी रखा, और एसएससी सीजीएल 2018 का जो बैच है, उस बैच से मैं सेलेक्ट हुआ। अच्छा, आप एसएससी सीजीएल 2018 के बैच के, आपने कहा कि आप एयर फोर्स क्रैक कर चुके थे, तो आपने जॉब किया या नहीं, मैंने जॉब जॉइन ही नहीं किया। ओके, आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया? आप अपने स्ट्रगल के, यानी कि माध्यमिक शिक्षा और निचले प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताइए। जी, प्राथमिक शिक्षा तो मेरे टोला में ही एक प्राथमिक विद्यालय है, जो कन्या विद्यालय। हालाँकि कन्या विद्यालय कहने पे तो ये होगा कि उसमें सिर्फ़ कन्याएँ ही पढ़ती है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है कन्या सिर्फ़ नाम है कन्या विद्यालय। उसमें मैंने 3rd क्लास से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, 5th तक मैंने अपनी वहाँ पढ़ाई की। उसके पश्चात रीगा इमली बाज़ार पर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ से मैंने 8th पास आउट किया, और 8th पास आउट करने के पश्चात श्री बलभद्र हाई स्कूल बाभनगामा से मैंने 10th पास आउट की। उसके पश्चात मैं 12th रघुनाथ झा कॉलेज से किया, आईएससी मैथमेटिक्स से, और ये करने के पश्चात मैंने बिहार यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दोनों से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके पश्चात मैंने ये एग्ज़ाम दिया। अच्छा, आपने सरकारी स्कूल में पढ़ के आप इतना बड़ा मुकाम हासिल कर गए, परिवार की स्थिति कैसी रही है?
परिवार की आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि एक मध्यम वर्गीय किसान, जिसके पिता के माथे पे मुश्किल से 1 से डेढ़ एकड़ ज़मीन हो, तो वो खेती करके अपने परिवार को कैसे पालन कर सकता है, एक बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्ट्रगल भरी ज़िंदगी से हमने व्यतीत किया है। हालाँकि मेरे पिताजी ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलने दी कि हाँ, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये दिल में कसक ज़रूर रही कि जो अदर बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं या कॉलेज लाइफ़ व्यतीत करते हैं, वो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया कि हाँ, मैं भी कॉलेज लाइफ़ मतलब व्यतीत करूँ या किसी अच्छे स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण करूँ, यही मैं। कितने भाई-बहन हैं आप? मैं 3 बहन, 1 भाई हूँ। आप सबसे बड़े हैं आप फिर? नहीं, 2 बड़ी वाली दीदी है हमसे, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, 1 बहन मुझसे छोटी है। अच्छा, आप जब एग्ज़ाम क्लियर करके आए तो गाँव में क्या माहौल था? घर पे क्या माहौल था? खुशी का ज़िक्र करिए। देखिए, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, 2020 में हमारी रिज़ल्ट आई थी और संजोगवश हमारी दादी डेड की हुई थी उस टाइम में, अप्रैल में दादी हमारी डेड की हुई थी। तो जब आप कोई चीज़ क्रैक करते हैं और एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको दूसरे की तुलना में सबसे पहले आपको खुद काफ़ी ज़्यादा खुशी हो मिलती है इंटरनली कि आप किसी मतलब ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम को आप क्रैक कर रहे हैं और वो भी जो आप अपने गाँव में, अपने ग्रामीण में पहले व्यक्ति हों जिन्होंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया हो। तो खुशी तो घर में होती ही है और लेकिन एक चीज़ मुझे देखने को मिला कि मतलब एक कहावत है गाँव में, पुराने लोग कहते हैं कि यदि जिस पद पे कोई जाता है, अगर कोई लोअर फैमिली के बच्चे अगर उस पद को क्रैक करते हैं, तो जल्दी लोग उतना यकीन नहीं कर पाते हैं कि हाँ, मतलब ये कैसे क्रैक किया होगा। लेकिन यदि अगर किसी बड़े घर के बच्चे अगर थोड़ा-सा भी कोई छोटी मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो उसका नाम थोड़ा फैल जाता है। तो मैं नाम के लिए नहीं, मैं ये बस ये जानता हूँ कि मैं हूँ, जिस पद पे हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि आपने क्रैक कर लिया? लोगों को ये लगा कि मतलब ये मतलब गाँव में रह के ये कैसे ये अचीव कर लिया, कैसे ये क्रैक कर लिया। बहुत लोग मतलब इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं या इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे को उन्होंने जिस लेवल का शिक्षा दिया है उस लेवल से उनके बच्चे अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और बहुत लोगों को होता है मतलब एक ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप जानते ही हैं कि थोड़ी सी जलन टाइप की मानसिकता रहती है या थोड़ा ईगो हर्ट हो गया कि भाई ये हमसे नीचे था। जो आप देखे होंगे, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप देखे होंगे कि जो बड़े लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं जो हमसे छोटे लोग हैं हमेशा छोटे ही रहें, हमसे आगे ना निकले। तो स्वाभाविक है कि जब आप छोटे फैमिली के होते हुए जब आप आगे निकलेंगे तो लोग कोशिश करेंगे कि आपको दबाया जाए। लेकिन एक कहावत है कि कुहासा कितना भी हो, सूर्य को ज़्यादा देर तक ढक के नहीं रखा जा सकता। अच्छा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उस सबको आपने झेला है। आप और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे ही प्रॉब्लम झेल रहे हैं या जो गरीब परिवार से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिन्हें मेहनत करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बताऊँ कि अभी जो रिज़ल्ट का जो रेशियो जो कम है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में, प्रतिभा की कमी नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ अगर रिज़ल्ट कम आता है, तो उसका फ़ोकस हो जाता है। वो फ़ोकस से डाइवर्ट हो जाते हैं। उसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों का रिज़ल्ट जल्दी सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। करें आप देखे होंगे कि जब बच्चा अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब करना जारी रखता है, तो फ़ादर का भी प्रेशर आता है कि भाई तुम्हारी जितनी सारी वैकेंसियाँ आ रही है, उन सारी वैकेंसी को फॉर्म फिल अप करो, आप एग्ज़ाम देते जाओ। बच्चे भी इसी धुन में रहते हैं कि भाई आर्मी का आया तो आर्मी में दौड़ गए, जीडी का आया तो जीडी में चले गए हैं। जितनी भी वैकेंसी है सब में फॉर्म फिल अप करता गया जिसमें हो जाए। इससे क्या होता है कि आपका जो मतलब फ़ोकस जो होता है किसी एक चीज़ से हट जाता है और जैसे ही आप फ़ोकस हटेगा, आप जानते ही हैं कि भारत में और आप सिर्फ बिहार की ही बात करें तो अब अगर आप सारे फॉर्म आप फिल अप करते हैं और आप एग्ज़ाम देना चालू करें, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा रविवार नहीं होगा जिस दिन आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएँगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आप समझिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप 1 महीना टाइम देते हैं, तब क्या कर पाएँगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। हाँ, वही आप किसी एक चीज़ को अगर आप गोल करते हैं कि मुझे यही करना है, उसमें देर लगेगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि हाँ, ये हो जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा, मैं ये नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समय लगेगा उसमें, लेकिन होगा ये निश्चित है। अनिश्चितता की बात नहीं है कि आपका नहीं होगा। हाँ, बट आप लॉट्स ऑफ फॉर्म फिल अप करते चले जाएँगे, लॉट्स ऑफ जॉब की प्रिपरेशन करते चले जाएँगे, तो मैं आपको लिख के दूँगा कि आपको कुछ नहीं हासिल होगा और कभी हासिल नहीं हो पाएगा। इसी कारण मतलब कहावत है कि सरकारी जॉब को लोग पंचवर्षीय योजना नाम दे चुके हैं, ठीक है? तो पंचवर्षीय योजना उसका नाम पड़ा है, वो सही है, लेकिन सही उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ़ एक जॉब पे या एक डिपार्टमेंट के या किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर फ़ोकस नहीं कर पाते अपने आप को।
अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? अभी हमारी पोस्टिंग हैदराबाद में है। चलिए तो इनसे ख़ास बातचीत को हम यहीं पे रोकते हैं और नमस्कार, मैं अमित कुमार और ये थे रोशन कुमार जी। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़। धन्यवाद।